तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 21, वो हो गया है डिस्कशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 क्या कहता है, कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व कौन सा होता है। बाबू मेरे देखिए, दो बात मैं बताना चाहूँगा आपको ना। कार्बनिक मतलब कौन चीज़ जेकरा में कार्बन रहे, दो बात। तो जब तक अगर नाइट्रो यौगिक कहा जाता है जेकरा में नाइट्रोजन रहे, ऑक्साइड कहा जाता है जिसको में ऑक्सीजन रहे, क्लोराइड कहा जाता है जिसको में क्लोरीन रहे, फॉस्फाइड कहा जाता है जिसको में फॉस्फोरस रहे। तो कार्बनिक यौगिकों की सबसे आवश्यक तत्व कौन सा होगा बताइए, कार्बन होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, हाइड्रोजन के क्रम पढ़ने वाले आम्ल में कि दुनिया के जितने भी अम्ल होते हैं उस सब के सब क्या होते हैं भाई, ओकरा में हाइड्रोजन होना ही होना है। बात समझ में आया बात, ये बहुत ही कमाल की चीज़ें हैं। बस इतना मैं ज़रूर बोलूँगा कि हर एक सवाल को मैं इतना तोड़ मरोड़ दूंगा ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है वो एकदम आना ही आना है, उससे बाहर नहीं पूछ सकता है, ठीक है। हाँ एक चीज़ और, आप लोग समझदार हैं, अब आप लोग 10th के विद्यार्थी हैं, यानी आने वाले देश का भविष्य हैं। तो कोई भी शिक्षक या कोई भी ऐसे थर्ड पर्सन या कोई भी अन्य व्यक्ति आपको बरगलाते हैं, आप बरगला जाते हैं, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ियत आपकी होगी। कैसे, जो मैं बताता हूँ। कोई कहता है टॉप 50 क्वेश्चन, बाबू मेरे टॉप 50 क्वेश्चन 50 गो में से कैसे हो सकता है बच्चा, कौन तय कर सकता है कि जो टॉप है वो क्वेश्चन। मैंने क्या बताया, मैंने 10 गो सेट बनाया जिसमें से हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि 1000 क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें से आधा या हो सकता है पूरा भी लड़े या हो सकता है आधा भी लड़े, लेकिन सिर्फ 50 गो पढ़ के जाइएगा 50 लड़ जाइए, कभी हो नहीं सकता है। तो गलत फहमी मत रहिएगा, ठीक है, कि मैं 100 गो पढ़ के जाऊँगा 100 के 100 बना के चलाऊँगा। इस तरह का बेवकूफ़ियाना हरकत कभी नहीं आप अपने जीवन में करना। जो लोग करता है उसको करने दीजिए, आप मत कीजिए, क्योंकि एक दिन में और रातों रात में कोई मैट्रिक या कोई भी दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाला जा सकता, मतलब नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। ये मैं जानबूझ करके हिदायत देता हूँ कि यूट्यूब पर भी सिर्फ डिपेंडेंट मत रहिएगा, चाहे मैं पढ़ाऊँ या कोई और पढ़ाए, मत रहिएगा। ऑफलाइन जो आप किताबों से जो रूबरू हो गए ना, एकदम फेस टू फेस जो किताब वाला जो चीज़ याद कीजिएगा ना, उसमें बड़ी कमाल की चीज़ रहेगा मेरा बच्चा। तो आपको यही करना है कि सिर्फ ऑनलाइन के भरोसे नहीं बैठना है, ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व हो गया। अक्रिय तत्व कौन है बच्चा पाटिए, एक बात बताइए। एक होता है सक्रिय, सक्रिय मतलब जो सबसे अभिक्रिया करे, बहुत ज़्यादा पावरफुल। एक होता है अक्रिय, अक्रिय गैस के अक्रिय गैस कहते हैं बहुत बड़ी बात ये सब है। देखिए अक्रिय गैस का है या तत्व का है। अक्रिय मतलब किसी से अभिक्रिया नहीं करने वाला। तो वर्ग नंबर 18 हमारे आवाज सर में वर्ग नंबर 18 या O का जो तत्व होता है उसके कहा जाता है अक्रिय गैसों का समूह, जिसमें कौन कौन है मालूम है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। इतना है मेरा रसगुल्ला। इस सब के सब ऐसा नहीं, हम इसको रट जाइए कैसे, हीलियम नियॉन आर्गन, हीलियम नियॉन आर्गन, हीलियम नियॉन आर्गन, क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन, क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन, एकदम गाना जैसा रटिए, हीलियम नियॉन आर्गन और क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन। ऐसे ये 3 गो के ऐसे बना के भोला मेरे, हीलियम नियॉन आर्गन, क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन। जेकरा में से मैं खास बातें बताना चाहूँगा ना कि सब के सब क्या है भाई, ताकि अक्रिय है, ये टोटल छोवो के छोवो। लेकिन जेनॉन जो है ना वो थोड़ा सा विशेष परिस्थिति में अभिक्रिय कर सकता है, इसीलिए इसको मेरा रसगुल्ला निष्क्रिय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निष्क्रिय। ये बहुत बेजोड़ वाली बात है। तो अगर हो सके पूछ दे कि निष्क्रिय गैस किसे कहा जाता है, तो जेनॉन को कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि कभी कभी ज़्यादा तंग फजहत कैला पर, पूरा दाब एवं ताप बढ़ाने पर कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि अभिक्रिया कर लेता है, इसीलिए इसको निष्क्रिय कहा जाता है। बाकी सब के सब अपने आप में ऐसे तत्व हैं जो किसी से अभिक्रिया नहीं कर सकता है। बात समझ में आया। अब मेरा रसगुल्ला एक बात होता है, अक्रिय तत्व कौन है, तो कार्बन तो है ना बाबू, कार्बन एक कौन चीज़ है, आधातु है। मैं हर बात को एकदम डिफाइन करूंगा। कार्बन एक आधातु है, कार्बन को C से सूचित किया जाता है, परमाणु संख्या 6 होती है, द्रव्यमान 12 भी होता है, 14 भी होता है। हीलियम He से हीलियम, परमाणु संख्या 2 होता है सॉरी सोना का संकेत होता है AU, परमाणु संख्या कितना होता है मेरा रसगुल्ला, 79। ये कितना बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है, कंपटीशन में पूछा है कि सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 79 होती है। हाइड्रोजन तो आप लोग को मालूम है, H से हाइड्रोजन, परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान भी 1। लेकिन इसकी खास बातें क्या होती है मालूम है, एक तो पूरे आवर्त सारणी में पूरी दुनिया में सबसे हल्का गैस कौन होता है भाई, हाइड्रोजन होता है। सबसे हल्का तत्व भी कौन होता है, हाइड्रोजन होता है, क्योंकि इसका द्रव्यमान कितना से स्टार्ट होता है, 1 से। बात समझ में आया। दूसरा कोची बच्चा पार्टी,
कि हाइड्रोजन पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा तत्व है जिसमें प्रोटॉन है जो होता ही नहीं है। नहीं सॉरी, न्यूट्रॉन नहीं होता, प्रोटॉन ना कैसे रहेगा, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। एन से न्यूट्रॉन जो बोलते हैं उसमें होता ही नहीं है। बाकी दुनिया के सभी तत्वों में पाया जाता है न्यूट्रॉन, लेकिन इसमें नहीं पाया जाता है। क्लियर? चलें नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 22 के बाद 23। एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या होता है? मेरा रसगुल्ला मैंने क्या बताया था कि एल्केन का होता है CnH2n+2, है ना। एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2। तो ये जो हो गया, अरे यार आजा जल्दी से यार, बड़ी लेट करता है तू। हाँ, ये जो हो गया किसका है भाई? एल्केन का हो गया। किसका हो गया? एल्केन का। तो आई जो होता है वो होता है एल्कीन का। किसका होता है? एल्कीन का। ये जो होता है वो किसका होता है भाई? एल्काइन का। एल्काइन का। ये मेरा रसगुल्ला होता है ना, वो क्या होता है? एल्काइल। एल्काइल या एल्कील, या एल्कील का होता है। एल्काइल या एल्कील का होता है। तो आप लोग देखो, एक ही चीज़ बात बताना है, सुनना अच्छा से। एल्केन, एल्कीन, एल्काइल रट जाइए। CnH2n तो साब में हो भाई भोला, याद देखो साब में हो तो CnH2n, CnH2n साब में रहा है, बस प्लस से माइनस का खेला ही है। तो सबसे ऊपर रहा ओकरा प्लस दू कहा लगे, प्लस दू सबसे एकदम बड़ा प्लस दू, है ना। प्लस दू को एल्केन कहते हैं। ओकरा में से दू घटेबू, माने एकरा घटा देबू तो कौन वाला बन जेते? एल्कीन बन जेते। तो एकरा में से दू घटा देबू तो एल्कीन बन गई, देखो तो। और एकरा में से फिर दू घटा देबू तो एल्काइन बन जेते। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग होता है? अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ईथर का, दूसरा कास्टिक पोटाश का, तीसरा अल्कोहल का, चौथा गंध कामल का। तो मैं बता दूं मेरा रसगुल्ला कि अपमार्जक बनाने में जो है, हाँ अल्कोहल का प्रयोग तो होता है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन चीज़ को समझिए। थोड़ा सा मुझे भी डाउट है इस प्रश्न पे, बस 10 सेकंड वेट कीजिए, अभी के अभी बताता हूँ। अभी हेल्प तो ज़रूरी है ना। 24 के C, ठीक है, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं ना। देखिए मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ भाई कि जो PPT है बेसिकली हम सिर्फ गाइडेंस करते हैं, बनाता कोई और है, ठीक है। तो मुझे कभी कभी हाँ बनाता एक छोटा सा बच्चा है, उसको से बनवाता हूँ उसको अब, है ना। तो थोड़ा सा गड़बड़ा देता है कभी कभी आंसर शीट में, तो कभी कभी चेक कर लेता हूँ, बाकी वो भी खुद पढ़ा हुआ है तो उसको भी मालूम है, ठीक है। तो अल्कोहल ठीक है, आंसर में अल्कोहल ठीक है। और बस इसमें और क्या, अपमार्जक के बारे में थोड़ा सा मैं, गंध कामल क्या है मैं बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा। गंध कामल जानते हैं, मेरे मालूम है किसको कहते हैं? H2SO4 को कहते हैं। कितना विचित्र बात है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल को गंध कामल कहते हैं, या आने वाले समय में आप IAS में पढ़िएगा कि गंध कामल कैसे निर्माण किया जाता है, ठीक है। बस मैं बता दिया थोड़ा देर के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। आवर्त सारणी के V2 के एक तत्व क्या कहलाते हैं? V2A मतलब कितना होगा बोला? 7 के एक तत्व को क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं। अच्छा, धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, अनिष्क्रिय गैसों के अपेक्षा 2 इलेक्ट्रॉन कम रखती है, या अज्ञात तत्व है। तो मैं बता दूं कि अगर आप वहाँ से V2B देखिए, समझिएगा ज़रा, जितना भी वर्ग नंबर A है, पहले वर्ग सॉरी S ब्लॉक के तत्व की बात कर रहा हूँ। तो S ब्लॉक के तत्व में क्या होता है कि वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 2 आता है, यानी कि 1 के A आता है, ऐसे बता रहा हूँ ना। सबको एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, हड़बड़ाइए कि नहीं। अगर आवाज़ सर नहीं होगा है तो डाउनलोड किया था मैं जी, बस 10 सेकंड टाइम दीजिए, वो आ जाता है। अब भी अब भी आएगा बंदा, इधर गया, हाँ ये वाला होना चाहिए। अरे ओपन हो जा दोस्त, क्या कर रहा है तो? अच्छा यहाँ से होगा ना। हाँ देखिए ये रह गया आपका आवर्तसारणी, बस इतना सा, बड़ा नहीं होगा ये क्या? हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे दिख रहा। ये हुआ ना टेक्नोलॉजी का फ़ायदा, गजबे बाहो। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सुनिएगा, प्रश्न में हमको कह रहा था V2 का है, लेकिन इसमें जो V2 लिखल है ये नहीं कहीं पे। अब ये नहीं तो हम इसको समझा कैसे सकते हैं? ना तो ये इस ब्लॉक लिखा है, ना तो कुछ लिखा है। चलिए कोई बात नहीं, अब आप लोग हम अपना आवर्तसारणी में देख लेते हैं, ठीक ना। देखिए बोला V2A जो कहा जाता है ना, वो वर्ग नंबर किसको कहा जाता है मालूम है क्या? 17 को कहा जाता है। किसको? 17 को। ये देखिए बोला ई वाला V2 मैंने 7 होगा है ना, तब V2A रहा, तो ये V1A कह लेती ना। चलो देखिए 13 कैसे लिखे थे? एक से लिखे थे ना, तो 13 को जनरली क्या लिखता है? 3A लिखा जाता है। 3 गो पाई और A, तो 13 हो गए।
4 गो पाई और ए तो 14 हो गए। अब 4 गुना मतलब आई भी लिखबू, अब भी माने 5 होबा है ना तो 15 हो गलो। अब भी वन मतलब कुछ हो गए 16 हो गए। अब भी 2 माने 17 हो गए। अब भी 3 माने 18 हो गए। बस और कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसको हम ऐसे कर देते हैं तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा तत्व, हाइड्रोजन तत्व। वर्ग नंबर 17 को कौन सा तत्व कहते हैं, हाइड्रोजन तत्व। कौन कौन होता है बोला मेरे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और अस्टेटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटिन। क्लियर। 26 वर्तमान सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। बहुत अच्छे। बायां से हमको किधर की ओर जाना है, दायां की ओर जाना है। बहुत सुंदर बात है ये। तो बायां से दायां जाने पर क्या क्या होता है, जो मैं बताया था पिछला एक क्लास में पढ़ा दिया था, ऑफलाइन में भी बताया था और मेरा नोट्स में भी है, पिक्चर बना हुआ, ठीक है। तो आप पहले समझिए इस चीज़ को। तत्वों की धात्विक प्रतिकृति घटती जाती नहीं भोला। देखिए रुक जाइए, पहले समझिए सिर से। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। अच्छा नहीं, ऐसा भी नहीं है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। ये तो दो संभव है भोला, क्योंकि हमारा हिसाब से तो ए भी आंसर होना चाहिए और डी भी होना चाहिए। कारण मैं बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, देखिए समझिएगा बात की जरा। अम्लीय के मतलब दोनों कहीं ना कहीं कनेक्शन एक ही चीज़ है। जैसे जैसे हम लोग आवर्त सारणी में उधर की ओर जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। लेकिन रेडियस का मान है जो उस अनुपात में नहीं बढ़ पाता है जिस अनुपात में परमाणु संख्या बढ़ते हैं, जिसके वजह से थोड़ा सा सिकुड़ते जाता है। यानी कि मेरे हिसाब से जो है धात्विक गुण घटती जाती है। तो ए भी होना चाहिए और डी भी होना चाहिए। बस इसका आंसर में क्या दिया गया है वो देख लेता हूँ। प्रश्न संख्या 26, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। हाँ 26 के सी है, लीजिए। मैं तो गलत हो गया है, इसीलिए मैं एक क्वेश्चन को मैं पेंडिंग में डालना चाहूँगा, क्योंकि क्वेश्चन में शायद ऑप्शन ही बड़ी अल्टर दे दिया गया है। 24 किधर चल गया दोस्त, ये हो गया 24, सॉरी 26 था। 26 तो फिर आंसर तो कहीं गलती तो नहीं देख लिया, फिर से देख लूँ क्या, फिर से देख लेता हूँ। 26 का सी है बोला। हाँ रुक जा, हाँ 26 के सी। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, दाना इस संभव ना है बोला मेरे। देखिए मैं बता रहा हूँ का है जो उसके पीछे मैं बता रहा हूँ। जा क्या हो रहा है, अच्छा सॉरी, हाँ असत्य पूछ रहा है। तब तो ये, हाँ तब तो ये सही है, इसीलिए मैं बोल रहा था। सॉरी मैंने इस पर बात पर ध्यान नहीं दिया झटपट में। तो इससे क्या सीख मिलता है मालूम है क्या, कि स्पीड के चक्कर में कई बार ना वो चीज़ें छूट जाती है जो चीज़ को नहीं छूटना चाहिए था। देखिए कितना बड़ा गलती हो गया ना मुझसे। तो ये गलती आप भी ना करें, कोशिश मैं करूँगा, मैं भी ना करूँ, ठीक है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। पहला, धात्विक प्रकृति घटती जाती है। मेरा रसगुल्ला, मैं इसको अब एक्सप्लेन करने में कामयाब हो जाऊंगा। देखो कैसे जी, सुनना अच्छा, ज़रा बढ़िया से समझना। मैंने बताया था कि पहली बात दोनों बताऊंगा कि जैसे ही हम लोग कहाँ से ऊपर से किधर आते हैं, नीचे की ओर, तब परमाणुओं का आकार जो है वो धीरे धीरे क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। बात समझ में आया, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। और जब बायां से इधर हो गया बायां, हम लोग का क्या हो गया ये बायां, जब बायां से दायां की ओर जाते हैं, मतलब वर्ग नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इधर से जाते हैं, तो परमाणुओं का आकार धीरे धीरे हल्का हल्का बहुत कम मात्रा में क्या होते जाता है भाई, छोटा होते जाता है। बात समझ में नहीं बोला, तो छोटा होते जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है क्योंकि परमाणु संख्या बढ़ रही है ना। ये तो सजा होता है परमाणु संख्या के आधार पर। अगर इसका 21 है तो 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ऐसे होता है। तो चीज़ को समझिए, इलेक्ट्रॉनों का त्याग मालूम है कैसे करेगा। अगर ऊपर से नीचे चले तो जैसे जैसे परमाणु की त्रिज्या बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग क्या कर सकता है, बढ़ते जाता है। बात समझ में आ रहा है। लेकिन ये तो सिकुड़ते जा रहा है ना, तो ये सिकुड़ते जा रहा था इलेक्ट्रॉन और जल्दी त्याग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सर, मैं बताता हूँ। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बहुत ज़्यादा अधिक होता है। अब सर ये नया चीज़ क्या बता रहा है, मैं बताता हूँ, सुनिए अच्छा से। जो तत्व जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा वो उतने ही जल्दी इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। क्यों करता है, जो भी सुन लीजिए। पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखिए ये नाभिक है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी काफ़ी क्या है, कम है। तो दूरी जब कम रहने पर ना बंधन शक्ति का मान काफ़ी मजबूत होता है। समझ गए बात के, क्यों मजबूत होता है, चुंबक देखते रहे ना,
तो चुंबक से लोहा अगर ज़्यादा नज़दीक रहे तो ज़्यादा चुंबकीय बल कार्य करता है, यही दूर पर रहे तो कम कार्य करता है। तो सबसे ज़्यादा आसानी से कौन दे देगा, ये वाला तत्व है जो हमको कोई चीज़ दे देगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये कह रहा है बाएं से दाएं जाने पर, ऊपर से नीचे नहीं बोला, बाएं से दाएं जाने पर बोल रहा है। तो बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ती नहीं है, बल्कि क्या होती जाती है, घटती जाती है। ठीक ना, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, आसानी से नहीं, और खतरनाक तरीका से। यही है जो सबसे गलत थ्योरी है ना। पहला, धात्विक प्रतिगति घटती जाती है, हाँ बोला था, तो खुद बतावा, जब इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता क्या होते जा रही है, घटती जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहलाता है, धातु। धातु हमेशा इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। धातु विद्युत धनात्मक होती है, तो धातुई गुण क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। चलिए बहुत अच्छे, तो पास हो गया सर। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, हाँ ये बढ़ती जाती है। कैसे मैं बता रहा हूँ, जो बताता हूँ, जैसे देखिए ऐसे जाइएगा ना, तो +2 हो जाएगा, फिर +2 हो जाएगा, फिर +3 भी हो सकता है, फिर +5 भी हो सकता है, वेनेडियम वोनेडियम सब मिलता है। ऐसे जैसे आगे बढ़िएगा तो संयोजकता जो है ना बेसिकली बढ़ती जाती है, ये बात सही है। ठीक है, संयोजकता बढ़ती जाती है, इसको इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता मत समझ जाइएगा। संयोजकता क्या है अब उसको समझाएगा तो टाइम लग जाएगा, है ना। हाँ, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते हैं, हाँ बोला, बिल्कुल। जब धातुई गुण घटते जा रहा है, यानी अधातु बढ़ते जा रहा है, आया धातु के ऑक्साइड कौची होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो अम्लीय गुण कौची होगा, बढ़ता ही ना जाएगा ये, क्योंकि धीरे पर धीरे ये अधातु होते जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 के बाद 27, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। ये तो इतना हल्का क्वेश्चन है कि आप पर छोड़ देना चाहिए। जी चाहता है कि आप लोग कमेंट में इसको लिखें, सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है भाई, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक से है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है, ऑप्शन प्रोटीन, बी में कार्बोज लिखा गया, मैं बता रहा हूँ, सी में विटामिन और डी में वसा। देखिए इसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, कार्बोहाइड्रेट। जो मेरे से जो PDF बनाए हैं उनको से मिस्टेक हुआ है, इसको क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। तो बेसिकली प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या बनता है भाई, कार्बोज बनता है। ठीक ना, प्रोटीन और विटामिन और वसा ये सब नहीं बनता है पेड़ पौधे, बोला क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, ज़्यादा बढ़िया। ग्लूकोज, कौची बोला, ग्लूकोज का निर्माण होता है ना, ग्लूकोज को हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो यहाँ पे गलत है, ग्लूकोज का अनुसूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट लिखाना चाहिए था, मिस्टेक्स हो गया। ठीक है गजब, ये तो गजबे है भाई। पहला सवाल, निषेचन कहाँ होता है, ऐसे पूछ सकता है। दूसरा, अंडाणु निषेचित होता है कहाँ, योनि से या गर्भाशय से या फैलोपियन नलिका से या अंडाशय से। ये एक ऐसा सवाल है, मैं बता रहा हूँ, हालांकि मैंने ऑफलाइन वाले बच्चों को पढ़ाया है। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें कुछ कहीं कहीं आंसर आप देखिएगा कि गर्भाशय में लिखा रहेगा, लेकिन मैं बताता हूँ, कभी गलती से मत मारिएगा। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मेरे को तो पिक्चर अब उतना जल्दी समय में बना नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, ठीक है ना। योनि का जो पिक्चर होता है वो इस जैसा होता है, ठीक है, बोला मेरे, इस जैसा होता है, समझ गए बात के, जिसमें से एक नलिकाएँ होती है, ठीक है ना। जानबूझ कैसे बना रहा हूँ, ये अंडाणु होता है, यहाँ से 2 नलिका निकलता है, ठीक है ना। ये देखिए, ये होता है अंडाणु, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि अंडाणु, देखिए एक स्त्री में 2 अंडाणु होता है, ठीक है। इसमें सॉरी अंडाशय होता है, क्या होता है भाई, अंडाशय होता है, 2 अंडाशय होता है। अंडाशय में क्या बनते हैं बच्चा, अंडाणु बनते हैं। तो ये सिर्फ बनता है इसमें, है ना, लेकिन निषेचन की क्रिया कोची में होता है, फैलोपियन नलिका में होता है। तो फैलोपियन नलिका मारिएगा, फैलोपियन नलिका में जब निषेचन हो जाता है, निषेचन मतलब इधर से अंडाणु और उधर से शुक्राणु जब दोनों मिलता है तो उसको कहते हैं निषेचन की क्रिया। तो निषेचन की क्रिया दोनों मिलता है, योनि से गया, कौन गया भाई, शुक्राणु गया, तो मिलेगा कहाँ पे, फैलोपियन नलिका में। कौन नलिका में, फैलोपियन नलिका में, जिसको अंडवाहिनी नलिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडवाहिनी नलिकाएं भी कहते हैं, याद रखिएगा। फैलोपियन नलिका को हिंदी में अंडवाहिनी नलिकाएं भी कहती है। हो सकता है कि ऐसा पूछ दे, तो इसका तो आंसर सी होगा ही। तो बात यह है कि इधर से अंडाणु गया और इधर से शुक्राणु गया, दोनों मिलता कहाँ है, फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका से मिलने के बाद फिर वो चला जाता है धीरे धीरे सफर तय करते हुए गर्भाशय में। गर्भाशय में जाके प्रतिस्थापित होता है प्लेसेंटा के माध्यम से। प्लेसेंटा के माध्यम से उसको ऊर्जा मिलता है, तब जाके उसको भ्रूण पोष बनना शुरू होता है। समझ में आया बात। तो भ्रूण है जो बन जाता है, ये मिलना निषेचन होने के बाद भ्रूण बन गया। भ्रूण चला गया कहाँ भाई, भ्रूण गर्भाशय में। गर्भाशय में जाके भ्रूण पोष का निर्माण करता है। बस धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो गया, 9 महीने बाद 14-15 साल बाद आप लोग जैसा,
कहानी खत्म। चले, तो इसका आंसर हो जाएगा फैलोपियन नलिका, है ना। तो हम सब सेम प्रक्रिया से बने हुए हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। मेरा रसगुल्ला ये आप लोग मालूम है, श्वसन की क्रिया होती है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, समझिएगा अच्छा ज़रा। श्वसन की क्रिया कौची में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। आप लोग पढ़े होंगे वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में पढ़े होंगे कि वायवीय श्वसन के चरणों में पूरा होती है भाई, 2 चरणों में पूरा होती है। पहला कोशिका द्रव में और दूसरा कोची में? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो मेरा रसगुल्ला इसका ऑप्शन हो जाएगा कोची में? माइटोकॉन्ड्रिया में। राइबोसोम के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। राइबोसोम जो है हमारे ब्लड में पाया जाने वाला एक फैक्ट्री है जिसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो बोलेगा कि हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तब बोलना है राइबोसोम में। हरित लवक क्या है? तो हरित लवक है पेड़ पौधों में पाया जाने वाला, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं, इसी के वजह से हरा रंग दिखाई देता है। इसी की वजह से क्या दिखाई देता है? हरा रंग दिखाई देता है। तो मेरी माता जी पुकार रही हैं, मैं आ रहा हूँ अभी, जस्ट 10 सेकंड में आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ चलिए, तो आ गए। तो श्वसन की क्रिया होती है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। मैं बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, या उसको पावर हाउस भी कहा जाता है, ठीक है। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन दाब होता है। देखिए गजबे है यार, इसको सीधा सीधा नहीं बोला जा सकता था कि ब्लड प्रेशर का मान कितना होता है, आसानी से बोल देना चाहिए था, लेकिन पूछा क्या? प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन दाब। बात वही है, 120/80 या 80/120 या 80/100 या 72/80। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या भोला बोलते? ये 120/80 हो जाएगा। ये क्या है जो बता रहा हूँ, इसको कहते हैं उच्च रक्तदाब, ऐसो कहते हैं निम्न रक्तदाब। बात समझ में आया? तो उच्च रक्तदाब का मान 120 mmHg होता है, mmHg में मापा जाता है। इसको होता है 80 mmHg। तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि अगर बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा छिड़िया दे कि बताइए कि रक्तदाब का मापक क्या होता है, तो mmHg। कौची? mmHg। बस mmHg का मतलब होता है कि ये जो हो गया ऐसे भला ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए, इसको पर भी आप नोटिस कीजिएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। पतियों का मुरझाना, ओहो, कितना सुंदर सवाल है, एकदम हर तरीके का बताऊंगा, सुनिएगा अच्छा ज़रा। पतियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो सुनिएगा ज़रा अच्छा से। मैं भी हाल फिलहाल जो ऑफलाइन क्लासेज ले रहा था उसमें भी समझाया था, सुनना बढ़िया से। टोटल 5 गो होता है हार्मोन मेरा भोला, पादपों में पाया जाना। आप भी के अभी आप याद करना, ठीक है, आज जिनको याद है वो अभी रिवीजन करना। पादपों में टोटल 5 गो हार्मोन। सबसे पहले होता है ऑक्जिन, एकदम समझना स्थिर से, हम पूरा समझाएंगे। ऑक्जिन क्या करता है? पेड़ की लंबाई, पहले पेड़ बड़ा होगा ना, छोटा से बड़ा होगा, तो ऑक्जिन क्या करता है? ऑक्जिन एक हार्मोन है जो पत्तियों में ज़्यादा तक पाया जाता है, पेड़ के ऊपरी सिरों में पाया जाता है, ठीक है। ऑक्जिन सबसे पहले पेड़ की लंबाई को क्या करता है? बढ़ाता है। ऑक्जिन के बाद हो गया कोची? जिब्रेलिन्स। कोची हो गया? जिब्रेलिन्स। ये दोनों भाई है, ये तना की लंबाई को बढ़ाता है, तो तना को मोटाई को बढ़ाता है। इसका काम एक ठो और है, मालूम है क्या है? कि बीज रहित फलों का निर्माण करता है। तो 2 काम हो गया, पेड़ की लंबाई को बढ़ाना और बीज रहित फलों का निर्माण करना। जिब्रेलिन्स भी वही काम करता है, पेड़ की तना को मोटाई बढ़ाता है ये, और उसके बाद में फिर बीज रहित फलों का निर्माण करता है। 2 काम हो गया, पेड़ बड़ा भी हो गया और मोटा भी हो गया। अब उसमें क्या लगेंगे? फल फूल, है ना। तो फल फूल जो लगता है ओकरा में वो ऑक्जिन, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन है जो फल फूल के लिए जिम्मेदार है। साइटोकाइनिन में क्या होता है मेरा रसगुल्ला, कि साइटोकाइनिन जो है फल एवं फूल को लंबे समय तक हरा रखता है, लंबे समय तक ताज़ा रखता है। पत्तियों का रंग हरा होता है, उसको लंबे समय तक हरा रखने में कामयाब रखता है कौन? साइटोकाइनिन हार्मोन। तो देखिए पेड़ भी बड़ा हो गया, ऑक्जिन पेड़ को बड़ा कर दिया, जिब्रेलिन्स पेड़ को मोटा कर दिया, और साइटोकाइनिन जो है वो पेड़ पौधों में कौची लगा दिया भाई? फल लगा दिया, यानी फल फूल को क्या रख दिया? सुरक्षित रख दिया। अब पकाने के लिए कौन चाहिए? कौन चाहिए? इथिलीन। पकाने के लिए कौन चाहिए? फल फूल बना ना, तो पकाने के लिए क्या चाहिए? इथिलीन चाहिए। तो इथिलीन ने फल को क्या कर दिया? पका दिया। और जब फल पक जाता है तो देखे होंगे कि टमाटर चाहे कोई चीज़ के पौधा क्या होता है? फिर मुरझा जाता है। मुरझाने के लिए कौन होता है? एबिसिसिक एसिड होता है। बस इतना सा तो कहानी था मेरा रसगुल्ला। तो आप समझिए, जिब्रेलिन्स कौन है? ये दोनों एक ही चीज़ बना है, लाए ऑक्जिन के बाद जिब्रेलिन्स। तो ये पेड़ की तना की मोटाई को बढ़ाता है और ऊपर से बीज रहित फलों का निर्माण करता है, ठीक है। साइटोकाइनिन अभी जस्ट बताएं, पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं, फल फूल होते हैं, उसको क्या रखता है? लंबे समय तक हरा ताज़ा रखता है।
एबिसिसिक एसिड अम्ल है बोला। यही जो है वो पेड़ पौधों को क्या करने का काम करता है भाई, मुरझाने का काम करता है, या पत्तियों को मुरझाने का काम करता है एबिसिसिक एसिड। 32 कौन सा पादप, अभी जस्ट बताया हूँ, नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। मैं बताऊं रसगुल्ला, मेरे यहाँ पर जो है ना पादप हार्मोन होना चाहिए, रसगुल्ला हार्मोन छूट गया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या छूट गया है, हार्मोन छूट गया है। तो कौन सा पादप हार्मोन नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया था, अब खुद बताइए। फल बेचने वाला क्या दो चीज़ प्रयोग कर सकता है, पहला कि अब तो फल को लंबे समय तक ताज़ा रखा जाए, और दूसरा फल को कुछ करने के लिए, पकाने के लिए, दो ही चीज़ ना। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, फल को पकाने के लिए कौन सा, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन होना चाहिए मेरा रसगुल्ला, ऑक्सीजन से जो, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, यह ऑक्सीजन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गलती से लिखा गया ऑप्शन, ठीक ना। तो फल किससे पकता है खुद बताइए, कौन चीज़ से, इथिलीन से, एथिलीन कहिए ये या इथाइलिन कहिए। तो ज़्यादा तक जो है जो सब फल पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं भाई, इथिलीन का प्रयोग करते हैं। इथिलीन हार्मोन से क्या पकता है, फल पकता है। तो फल पकाने वाला या बेचने वाला बंदा क्या रखता है अपने पास में, एथिलीन रखता है, ठीक है। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो रटने वाली बात है भाई। कोई भी कार्बनिक यौगिक हो, कार्बन की संयोजकता हमेशा क्या होती है, 4 होती है। क्या होती है, 4 होती है। और अगर प्लस माइनस लग जाए तो और अच्छा बात है, क्योंकि कार्बन एक ऐसा अधातु है जो +4 और -4 दोनों कैपेसिटी रखता है। तो बेसिकली 4 होगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। सॉरी यार, ठंडा में बड़ी ज़्यादा गड़बड़ है। एड्स रोग प्रमुख कारण है, बताइए एड्स रोग कैसे फैलता है, एड्स रोग कैसे फैलता है। पहला ऑप्शन ए असुरक्षित यौन संपर्क, बी खून की कमी, सी विटामिन की कमी, डी पोषण की कमी। बिल्कुल नहीं बोला मेरे, ऑप्शन नंबर क्या होगा आंसर, ए असुरक्षित यौन संबंध से। मैंने बताया था कि कुछ रोग होते हैं जो लैंगिक जनन संचारित रोग होते हैं। वैसा रोग जो आप किसी से भी असुरक्षित यौन संबंध बनाइएगा तो कौची कौची हो सकता है वो सुन लीजिए। सबसे पहले एड्स होने के डर सबसे ज़्यादा रहता है। एड्स का छोटा रूप क्या है भाई, HIV है। फिर HIV के बाद दूसरा हो सकता है एड्स हो सकता है आपको, एड्स हो सकता है। तीसरा हो सकता है सिफिलिस हो सकता है आपको, क्या हो सकता है भाई, सिफिलिस हो सकता है। चौथा हो सकता है गोनेरिया हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, गोनेरिया हो सकता है। यानी कि 4 गो रोग ऐसा है जो आप किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ में जब संबंध बनाते हैं तो पता नहीं उसके शरीर में पहले से कौन कौन सा रोग काला चिट्ठा भरा पड़ा है, आपको थोड़ी भी मालूम रहता। तो ये सबसे दूरे रहिए, बढ़िया रहेगा, है ना। चलिए मैं बढ़े नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट में चमगादड़ एवं पक्षी, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग होते हैं। देखिए समझिए बात के, इसका आंसर सिर्फ 2 ही चीज़ होगा, या तो समरूप होगा या तो समजात होगा। इसको समझना होगा। पहले समरूप किसको कहते हैं और समजात किसको कहते हैं, दोनों में अंतर है थोड़ा सा। समरूप और समजात, समरूप मतलब क्या होता है कि देखिए वैसे 2 अंग वैसे मुझे परिभाषा बताने से पहले कुछ बच्चों से मैं पूछ लेने में भलाई समझूंगा, ठीक है। अब बताइए समरूप अंग क्या है, जिसका आकार सेम ही रहता। और कुछ नहीं, ठीक है। सही नहीं है, तुम बताओ। वैसे अंग जिनका, सुनिए अच्छा से, वैसे अंग जिनका आकार तो आकार और बनावट की दृष्टि से समान हो लेकिन कार्य क्या हो, अलग अलग हो, वो अलग अलग कार्य करता हो, कार्यशीलता की दृष्टि से अलग अलग हो। समजात के मतलब क्या हो गया भाई, कि जो सिर्फ काम सेम करता हो लेकिन जाति अलग अलग हो, यानी कि आकृति उसका अलग हो, अब बनने की प्रक्रिया अलग अलग हो। जैसे मैं थोड़ा सा उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा, समझिएगा ज़रा अच्छा से, ज़रा ढंग से, ज़रा इसमें बहुत बड़ा पॉइंट है ये कि चमगादड़ और पक्षी। अच्छा इसमें एक चीज़ और, इसमें मैं देखना चाहूँगा कि 35 जो है, 35 है ना, 35 के बाद जो इसमें है, हाँ ठीक है, 35 का इसमें आंसर दिया है, बी दिया है। ये तो डाउट वाला बात हो गया यार, 35 का भी कैसे हो सकता है, नहीं गड़बड़ है। मुझे लग रहा था कि बच्चा पार्टी बनाया है तो हो सकता है कि नहीं, मैं हूँ सुधारने के लिए, हड़बड़ाइएगा नहीं। 35 के भी ना, ठीक है, समझाते तो ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ, थोड़ा समझिएगा। पहले मैं 2 उदाहरण लेना चाहूँगा, एक पक्षी का ले लेता हूँ, एक तितली का ले लेता हूँ। स्थिर से समझिएगा ज़रा। पक्षी और तितली का पंख, रेडी। पक्षी का कैसा पंख होता है, तितली का कैसा होता है, आप खुद सोचिए। तितली का एकदम पतला होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तितली जो देखे होंगे आप लोग, तितली एकदम बहुत पतला है ना। तो दोनों की बनावट क्या सेम है, नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन दोनों कौन चीज़ के लिए करते हैं, उड़ने के लिए करते हैं। तो वैसे अंग को हम लोग जो है
वो क्या कहेंगे, समजात अंग कहेंगे। क्या कहेंगे, समजात अंग। इसमें क्या लिखा हुआ है, चमगादड़ के और पक्षी का लीजिए तो हो तो गया। पक्षी का अंग पंख अलग प्रकृति का होता है, और चमगादड़ का देखें, चमगादड़ बहुत थाकनी जैसा होता है, बहुत पतला, लेकिन बेसिकली दोनों तो यूज करता है किसी के लिए, उड़ने के लिए ही। तो वैसे अंग को हम लोग क्या कहेंगे, समजात अंग कहेंगे। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जैसे कौवा और मैना किया जाए तो दोनों के दोनों कैसा अंग है, समरूप अंग है। उड़ने के लिए तो सेम काम करता ही है, और ऊपर से साथ में देखने में भी एक जैसा लगता है, तो समरूप कहलाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा समजात अंग। क्लियर, तितली भी रहता फिर भी हो जाता। 35 तक है। समय की पाबंदी है, इसीलिए आज 35 तक ही प्रश्न डील हो पाएंगे, है ना। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में।